नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा के गद्य खंड से पाठ 4 ऐसी भी बातें होती हैं के प्रश्नोत्तरों पर। इस पाठ को लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क। यहाँ पर आपको जो MCQ क्वेश्चंस दिए हैं उसमें सही विकल्प को या सही ऑप्शन को चुनना है और उसका रीज़न भी देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला, लता जी ने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा। क है अनुशासन और नियम के साथ जीना। ख भय और संशय के साथ जीना। ग स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। घ चतुराई और संयम के साथ जीना। तो देखिए, भय यह लता जी को कभी भी उनके पिताजी ने नहीं सिखाया, कभी वो किसी बात से डरी नहीं, और ना ही चतुराई, बहुत सीधा साधा व्यवहार था उनका, सीधा साधा परिवार था। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हम चूज़ नहीं करेंगे। अब दो ऑप्शंस है इसमें, एक अनुशासन और नियम के साथ जीना और दूसरा स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। तो अनुशासन के साथ साथ जो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर लता जी ने इस साक्षात्कार में अपना अनुभव बताया है, उनके पिताजी ने उन्हें स्वाभिमान के साथ जीना और सच्चाई का साथ देना, मतलब अगर तुम्हें कोई बात गलत लगे तो उसका विरोध करो, ये बात उनके पिताजी ने कही थी। तो सही उत्तर होगा ग, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। दूसरा प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है। देखो, परिवार की जिम्मेदारी को संभालना मतलब यह संघर्ष नहीं, निराशा नहीं, भौतिकता नहीं, यह कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली अपने परिवार की और इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर पूरा किया। तीसरा प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगलागौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भारतीय समाज में जो परंपरा या कस्टम है उसके बारे में पूछा गया है। पहला इसमें लिखा है संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव, लेकिन जो गवई अंदाज में गाना है वह आधुनिकता को नहीं दर्शाता है, तो यह सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा है लोकगीतों की लोकप्रियता में कमी, तो नहीं, अभी भी जो पारंपरिक त्योहार है उनमें पारंपरिक गीत ही गाए जाते हैं। ग है धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व, तो यहाँ पर केवल एक मंगलागौर के उत्सव की बात नहीं की थी लता जी ने, और भी बहुत सारी त्योहारों में गाए जाने वाले गीतों की बात की थी। और जिससे क्या समझ में आता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका, मतलब हमारे भारतीय समाज में संगीत की कितनी इम्पोर्टेंस है इस बात का पता चलता है, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, उसमें परिवार की, आस पड़ोस की महिलाएं लोकगीत गाती हैं जो कि संगीत की इम्पोर्टेंस को बताता है। चौथा प्रश्न है, गाँव गेला वाहुन नाव गेला राहुन, इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। देखिए, इसका प्रतीकात्मक अर्थ नाव गांव में नहीं रहती, नदी में बहती है, यह नहीं है। दूसरा, इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, यह भी नहीं है। फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है, यह भी नहीं है। देखिए, इसका अर्थ होता है कि जीवन अस्थायी है, हमारा जीवन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे कर्म, हमारा काम हमेशा ही समाज में, संसार में रहेगा, लोग हमें हमारे काम से याद रखेंगे। और यही लता जी के साथ हुआ, वो भी यही कहती है कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो तब हमारा नाम हमारे काम के कारण ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा, जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे। तो जैसे कि लता जी ने बताया कि उनमें से बहुत सारी लड़कियां उनके घर आती जाती थी और उनकी बहन की शादी में भी उन सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया और बहुत अपनापन था। तो इसमें ना तो औपचारिकता है, ये कामकाजी ऐसा भी नहीं है,
ना ही उनसे कंपटीशन हो रही है। तो सही उत्तर आएगा आत्मीय, अपनेपन का भाव था उन सभी के साथ। लता जी बड़ी सहजता से उनके साथ बैठती थी, बातें करती थी, वो लोग उनके घर आती थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आत्मीय संबंध। छठा प्रश्न है, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं, यह लता मंगेशकर ने नहीं कहा। मेघराग गाने से वर्षा होने लगती, यह भी उन्होंने नहीं कहा। सुर में वाद्य बजाने से तार टूट जाते हैं, ये उन्होंने एक उदाहरण बताया। लेकिन इससे क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि संगीत में अपरिमित, इसकी की कोई सीमा नहीं होती, असीम शक्ति होती है। यह लता जी ने अपने साक्षात्कार के दौरान यतीन्द्र मिश्र से यह बात कही थी, और यही बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से भी हमें पता चलता है। सातवां प्रश्न है, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है, उनकी जो इमेज बनती है, वह मुख्यतः कैसी है? तो देखिए, वो कभी भी जोर जोर से चिल्ला के बात नहीं करती हैं, घमंड नहीं दिखाती हैं। तो यहाँ पर उनकी जो छवि बनती है वह सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की बनती है। उन्होंने बताया कि वो कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा इम्पोर्टेंस देती थी, उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। संगीत के प्रति वो उनका समर्पण भाव था, अपने काम से काम मतलब रखती थी, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। इतनी परेशानियां हुई, पर उनका ध्यान इस तरफ रहता था कि मैं किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करूं। और सादगी, बहुत सिंपल उनका रहन सहन था, हमेशा सफ़ेद साड़ियाँ पहनती थी, व्यवहार भी उतना ही सरल था। तो यह सही उत्तर होगा। उसके अलावा देखिए, प्रसिद्धि नहीं, प्रसिद्धि का घमंड नहीं था, भले ही परिवार को समर्पित थी, पर आत्ममुग्ध नहीं थी, घमंड नहीं था उनमें किसी भी तरह का। कठोर सिद्धांतवादी, अगर सिद्धांतवादी होती तो इतनी सरलता से उनसे बात नहीं करती। आधुनिकता विरोधी, रूढ़िवादी, यह भी उन्होंने अपनी बातचीत में कहीं पर भी नहीं कहा है। तो सही उत्तर होगा सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की छवि उनकी हमें दिखती है। अगला टॉपिक है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा, अब जाओ, बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? देखिए, यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन को दिखलाता है। यहाँ पर अनुशासन डर नहीं, बल्कि पिता के प्रति आदर का भाव है। उनके पिताजी भी शरारत करने पर या बच्चों की कोई बात पसंद नहीं आने पर उन्हें डांटते नहीं थे या मारते नहीं थे, बस अपने सामने खड़ा कर केवल गंभीर मुद्रा में देखते थे। इतने में ही बच्चे समझ जाते थे कि उनका व्यवहार पिताजी को पसंद नहीं आया है, और वे पिताजी को के समझ गए कहने पर अपनी गलती मान लेते थे, और हाँ, समझ गए कहकर उसे न दोहराने का वादा भी कर देते थे। तो इस तरह से यह पारिवारिक अनुशासन के साथ साथ स्नेह भी दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है? तो देखिए, लता जी के जीवन पर उनके पिताजी के व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपने पिताजी की तरह वह भी अपने कार्य और संगीत के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। उनके पिताजी ने हर तरह की परिस्थितियों का सामना हिम्मत के साथ किया, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जिए। वैसे ही लता जी ने भी कभी किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं ली, और जो सही है उसी का साथ दिया और हर परिस्थिति का सामना किया। तीसरा प्रश्न है, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ प्रसिद्धि पाना है, या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर केवल प्रसिद्धि ही नहीं, उन्होंने अपने पिताजी से मिले संस्कारों को पूरी निष्ठा के साथ आत्मसात किया और अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाया। अपने पिताजी से विरासत में मिले संगीत की परंपरा को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, और देश ही नहीं, सारी दुनिया में नाम कमाया। तो इस तरह अपने साथ साथ उन्हें अपने पिताजी को भी गौरवान्वित किया, और इसलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाया है। चौथा प्रश्न है, किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे। साक्षात्कार के आधार पर यह स्पष्ट है कि लता जी का अपने सहयोगियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था।
और वैसे भी किसी भी कार्य को पूरा करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना बहुत आवश्यक होती है। लता जी भी अपने सहयोगियों और कोरस की लड़कियों के साथ आत्मीय व्यवहार करती थी और उनका सम्मान करती थी। मुख्य पार्श्व गायिका होने पर भी उनमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं था। कई बार वे उनके साथ नीचे ही बैठ जाती थी और उनसे बातें करती थी। तो यह बताता है कि लता जी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध बहुत अच्छा था। अगला टॉपिक है साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व या उभरती छवि। साक्षात्कार से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों से लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। तो यहाँ पर लता जी बता रही है कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है, कितना डिफिकल्ट टाइम जा रहा है। इन सब बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं था। उन्हें बस ये था कि मुझे काम करना है, मुझे काम अच्छे से करना है। तो यह बात बताती है उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उनकी साधना और काम के प्रति समर्पण, डेडिकेशन। दूसरा है, अगर कोई बात तुम्हें अच्छी लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यह बात बताती है दृढ़ता, स्वाभिमान और कठोरता, कि भले ही उसके लिए आपको कितनी भी तकलीफें सहन करनी पड़े, पर आपको अगर कोई बात पसंद ना आए तो अपने स्वाभिमान को झुकने ना दो। तीसरा है, आप जैसे लोग अगर यह मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है। तो यहाँ पर लता जी की कृतज्ञता, उनकी विनम्रता और सरलता देखने को मिल रही है। चौथा है, मेरा गाना अमर है पर शरीर तो अमर नहीं। तो यह बात बताती है दार्शनिकता की, कि सच में हमारा ये जो संसार है ये नश्वर है। स्पष्टवादी है, वो साफ साफ कह रही हैं, ऐसे ही किसी भी कॉम्प्लीमेंट को नहीं ले रही है, स्पष्टवादिता भी दिखा रही है उसकी। अगला टॉपिक है मेरे प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। संगीत में असीम शक्ति और अप्रत्याशित रचने की क्षमता होती है। इस वाक्य के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे लता मंगेशकर ने संगीत के विषय में क्या कहा, या दूसरा प्रश्न हम बना सकते हैं, लता मंगेशकर ने संगीत की क्या विशेषताएं बताई हैं। या तीसरा प्रश्न हम बना सकते हैं कि लता मंगेशकर ने संगीत की क्षमता का आकलन करते हुए क्या कहा। या चौथा हम प्रश्न बना सकते हैं कि उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के कंसर्ट में हुई घटना से संगीत के बारे में क्या पता चलता है। तो इस तरह से एक उत्तर के लिए कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उसके लिए हमें एक से अधिक प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि पहला उत्तर है, मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच गीत, नृत्य और सौहार्द का भाव झलकता है। तो इसके लिए बच्चों हम कई तरह से प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हम लिख सकते हैं कि मंगला गौर जैसे लोक पर्वों की क्या विशेषता है। या फिर हम दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं कि मंगला गौर जैसे लोक पर्वों में स्त्रियों के बीच कौन से भाव झलकते हैं। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं कि लता जी ने मंगला गौर जैसे लोक पर्व के बारे में क्या बताया। या फिर हम यह भी लिख सकते हैं कि मंगला गौर कैसा और किन का पर्व है। इसी तरह की दूसरा उत्तर है, लता जी का मानना था कि तकनीकी प्रगति के बावजूद पुराने संगीतकारों की सादगी और गहराई अद्वितीय थी। तो इसके लिए हम कई तरह से प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि पुराने संगीतकारों के बारे में लता जी के क्या विचार थे। या फिर पुराने संगीतकारों की विद्वता के संदर्भ में लता जी के क्या विचार थे या उन्होंने क्या कहा। या फिर पुराने समय में तकनीकी प्रगति नहीं होने पर भी संगीतकारों की किन विशिष्टताओं की ओर लता जी ने संकेत किया है। या फिर हम यह भी प्रश्न बना सकते हैं कि तकनीकी प्रगति के अभाव में भी पुराने संगीतकारों की कौन सी विशेषताएं लता जी के दिल को छू गईं। इसी तरह से अगला टॉपिक है, मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस या इंसिडेंट्स होते हैं जब आप
बाकी लोगों का साथ नहीं देते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप अपने जीवन के अनुभव भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दे रही हूँ कि अगर आपकी टीचर आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रही हैं और अचानक किसी काम से उन्हें स्टाफ रूम में जाना पड़ा और आपकी क्लास के सारे बच्चों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वे स्मार्ट बोर्ड पर कोई वीडियो देखने लगे। आपने इस बात का विरोध किया, उन्हें मना किया कि ऐसा मत करो, टीचर आएँगी तो बहुत डाँटेंगी, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। तब आप चुपचाप अपना काम करने बैठ गए क्योंकि आपके दोस्त आपकी बात नहीं मान रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब टीचर वापस लौटी और उन्होंने खिड़की से क्लास का नज़ारा देखा, तो उन्होंने उन बच्चों को तो डाँटा लेकिन आपकी प्रशंसा की कि देखो आप कितने ओबीडिएंट हैं। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल हम आप लिख सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के पहले की बात है, आपके किसी फ्रेंड को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हैं और वो कह रहा है कि ये 100% परीक्षा में आएँगे और वो सभी से कह रहा है कि यही लर्न करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और सब लोग उसकी बात मान भी रहे हैं। लेकिन आपने इस बात का विरोध किया कि नहीं, मैं इस तरह से चीटिंग नहीं करूँगा। आपने पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े, प्रिपरेशन अच्छी की, वहीं आपके दोस्तों ने केवल उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया। परीक्षा में आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आए, लेकिन आपके उन दोस्तों को बहुत परेशानियां हुई। तो इस तरह से आप अपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से भी यहाँ पर अपने अनुभव लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उसके विषय में बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आपके फैमिली के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप आपके ओन भी आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यह एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जैसे कि हर घर में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन स्वतः करते हैं, जैसे कि घर में कोई बड़ा आए तो उसके पैर छूकर प्रणाम करना, इसके लिए किसी को बताना नहीं पड़ता है, या फिर रोज सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करना, या फिर झूठ नहीं बोलना, अपने परिवार को सब कुछ सच बताना, या फिर जरूरतमंदों की मदद करना। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो परिवारों में पालन किए जाते हैं बिना किसी के बताए भी। तीसरा प्रश्न है, पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। मैं कुछ क्लूज दे देती हूँ, जैसे कि आप त्योहार के पहले क्या तैयारियां करते हैं, घर की साफ सफाई करना, दरवाजे पर बंधनवार लगाना, रंगोली बनाना, उस दिन के लिए विशेष पूजा की तैयारी करना और सब सारा परिवार मिलकर पारंपरिक वेशभूषा में ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इस तरह से आप किसी भी त्योहार के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई हैं? अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो यह भी उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। कुछ क्लूज मैं यहाँ पर दे देती हूँ, जैसे कि पहले त्योहारों के लिए पहले से तैयारियां की जाती थी, घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर तैयारियां करते थे, जबकि आजकल काम वाली की मदद से या फिर ऑर्डर देकर काम करवाए जाते हैं। घर में मिठाइयाँ बनाई जाती थी पहले, लेकिन अब बाज़ार से मंगवाई जाती है। लोगों के पास जॉब के कारण छुट्टियां बहुत कम रहती है, संयुक्त परिवार ना होकर एकल परिवार रहते हैं, तो इस कारण बहुत सी चीज़ें जो बड़े स्तर पर मनाई जाती थी वो अब शॉर्टकट में मनाई जाती है, छोटे स्तर पर मनाई जाती है। 5 दिनों का जो त्यौहार है वह एक दिन पर सिमट गया है। तो इस तरह से आपके घर में भी जो त्योहार मनाने का जो तरीका था उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। पहले लोग दशहरे पर एक दूसरे के घर मिलने जाते थे, आशीर्वाद लेने जाते थे, लेकिन आजकल ये सारे जो त्योहारों की बधाइयाँ देने का कार्यक्रम है वो फ़ोन पर ही हो जाता है। तो इस तरह से आप जो जो परिवर्तन आए हैं त्योहारों को मनाने के तरीकों में, उसको
लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है विधा से संवाद। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक इंटरव्यू पढ़ा है, साक्षात्कार की हम पड़ताल करेंगे कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए ऐसी भी बातें होती है, यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार में एक जो पर्सन होता है वो प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है, मतलब इंटरव्यू होता है क्योंकि यह। तो साक्षात्कार विधा के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखना है। तो साक्षात्कार के बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु क्या रहते हैं कि सबसे पहले साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार लिया गया है उसका भी नाम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर साक्षात्कार करता है यतीन्द्र मिश्र जी और जिसका साक्षात्कार लिया गया है वो है लता मंगेशकर जी। फिर प्रश्नोत्तर, तो मतलब उसमें प्रश्नोत्तर होना चाहिए। जैसे कि यतीन्द्र मिश्र जी ने उनसे पूछा कि त्योहारों की कोई ऐसी खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निपटी रही। तो लता मंगेशकर बोली, ऐसी कोई खास बात मुझे याद आती नहीं। फिर आगे उन्होंने अपने उत्तर को बढ़ाया। या भावनात्मक वातावरण, इमोशंस जहाँ पर दिखाई दे, तो जैसे कि लता मंगेशकर अपने बचपन के बारे में बताती है कि हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। तो ये एक भावनात्मक, इमोशनल हो गई वो अपने पिता के बाद जाने के बाद में जो कठिन परिस्थितियां उन्हें देखी उनके बारे में बताते हुए। या फिर आमंत्रण, स्वागत और परिचय, जो कि जो साक्षात्कारता है वह साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति का करता है। जैसे कि यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र जी ने कहा कि दीदी, आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं जो आपको हर दिन सुनते हुए अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। तो यहाँ पर वो लता जी की जो महानता है और उनके प्रशंसक उन्हें क्या मानते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। फिर वो उनसे बोलते हैं कि अगर आप तैयार हो तो मैं ऐसे असंख्य शुभ चिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो इस तरह से वो इंट्रोडक्शन देते हुए अपने जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, उसे शुरू करते हैं। उत्तर देने की शैली का संकेत, जैसे यहाँ पर लता जी उनके इस बात पर उत्तर देती कि जी ज़रूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो ये वे है कि किस तरह से जो साक्षात्कार दे रहा है वह उत्तर देता है। फिर विचार और उदाहरण, जैसे कि लता जी ने बहुत सारी बातों में अपने विचार बताए। जैसे कि जब उन्होंने पूछा कि आप फिल्मों की नकल किस तरह से करते थे, तो वो बताती हैं कि हाँ, हम सब भाई बहन बहुत करते थे फिल्मों की नकल। फिल्में ही तो थी जो मनोरंजन का एक माध्यम थी, जिनको देखकर बच्चे अपने अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। तो ये लोग भी करते थे, जैसे कि किसी फिल्म के सीन का वो को अपने घर में दोहराते थे। जैसे कि कमरे में घर भर के गद्दे, तकिए एक के ऊपर एक रुक कर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। और नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा पंडरीनाथ और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे। तो लता जी स्वयं तुकाराम बन जाती थी और उनके जो भाई बहन हैं वो उनके अनुयायी बन जाते थे। ऐसे ही एक और संस्मरण यहाँ पर लता जी बताती हैं कि एक बार बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ कि मैं नौशाद के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुँच गई और जब कॉल बेल बजाया तो नींद से, मतलब नींद में थे नौशाद साहब, मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। या फिर इस साक्षात्कार का समापन एंड किस तरह से हो रहा है कि लता मंगेशकर कहती हैं, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अगर ये मानते हैं कि मैं अमर हूँ तो ये मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। तो इस तरह से साक्षात्कार का एक समापन भी होता है जहाँ पर जो साक्षात्कार करता है वो धन्यवाद देता है और फिर जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वह भी अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। दूसरा प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कि यह साक्षात्कार एक आत्मीय बातचीत लगता है क्योंकि इसमें यतीन्द्र जी उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते हैं और केवल संगीत ही नहीं, उनके निजी जीवन, उनकी संगीत यात्रा, पसंद नापसंद, उनकी इच्छाओं
और विभिन्न विषयों पर उनसे प्रश्न पूछते हैं। और लता जी भी संगीत के विषय के साथ साथ अपने जीवन, परिवार और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों पर खुलकर बताती हैं, जो कि इस साक्षात्कार को आत्मीय बना देता है। वह बहुत सहज, स्पष्ट और खुले मन से बातचीत में हिस्सा लेती है, कहीं पर भी औपचारिकता दिखाई नहीं देती है। अगला टॉपिक है आपका साक्षात्कार। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। आप लता जी से कौन कौन से अलग प्रश्न पूछते और क्यों? तो बच्चों, यह भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप खुद भी इसके लिए अपने ओन प्रश्न बना सकते हैं और आपको उसका रीजन भी देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न बताए कि आप अपनी आवाज को मधुर और सुरीला बनाए रखने के लिए क्या अभ्यास करती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि कला में एक्सपर्टी लाने के लिए, महारत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। या फिर यदि आप पार्श्व गायिका नहीं बनती तो किस क्षेत्र में कार्य करती। तो इससे उनकी अन्य रुचियों के बारे में या करियर के बारे में उनकी क्या सोच थी, इसके बारे में पता चलता। या फिर आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आपको और आपके परिवार को बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस समय आपको किस बात से हिम्मत मिली। तो इससे हमें उनकी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने किस बात से हिम्मत प्राप्त की, उससे हमें भी प्रेरणा प्राप्त होगी। तो इस तरह से बच्चों, आप भी अपने क्वेश्चंस लिखकर उसका रीजन भी देना है आपको कि आपने यह प्रश्न क्यों चुना लता जी से पूछने के लिए। अगला टॉपिक है विषयों से संवाद। इसमें पहला प्रश्न है, एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। सन 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी माँ, छोटे भाई बहनों की देखभाल की और अपने घर को संभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक जीवन की कल्पना कीजिए। इस भागदौड़ में वे किन किन चुनौतियों का सामना करती होंगी। तो देखिए, भोजन की भी तकलीफ होती होगी जब दिन भर बाहर रहती होंगी। उस समय गरीबी थी, तो किराया भाड़ा देने में भी परेशानी होती होगी। सुरक्षा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ही, और दिन भर काम करके थकान भी होती होगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उन दिनों लता जी बहुत ही अधिक व्यस्त, बिजी रहती होंगी। सुबह तड़के से ही तैयार होकर रिकॉर्डिंग के लिए निकल जाती होंगी। उस समय कई बार जल्दबाजी में वो नाश्ता भी नहीं कर पाती होगी और अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं करती होंगी। अब टैक्सी और ऑटो का किराया तो बहुत अधिक है, इसलिए वो सामान्यतः बस या लोकल ट्रेन से ही सफ़र करती होंगी। भीड़ भाड़ बड़ी लोकल में कई बार उन्हें खड़े खड़े ही सफ़र करना पड़ता होगा। रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से स्टूडियो तक वो पैसे बचाने के लिए पैदल ही जाती होंगी। एक स्टूडियो से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्टूडियो जाने में दिन भर में वो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाती होंगी। देर रात तक प्रवास करने में सुरक्षा का प्रश्न भी बना रहता होगा और देर तक काम करने से वह थक कर चूर भी हो जाती होंगी। इस तरह अपने परिवार की ठीक तरह से देखभाल करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। उन दिनों महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो कई बार उन्हें लोगों के तानों और उलाहनों को भी सुनना पड़ता होगा। दूसरा प्रश्न है, पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट हो या फिर कोई सोलो सॉन्ग। अपने घर, आस पड़ोस, समुदाय, विद्यालय में होने वाले उन कार्यों के विषय में बताइए जिसमें सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें कि सहयोग और सामूहिकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि घर में किसी त्योहार या कार्यक्रम की तैयारी में परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग की जरूरत होती है। जैसे कि कार्यक्रम के पहले हम घर की सफाई करते हैं, फिर सजावट करते हैं। भोजन बनाने में और उसे परोसने के कार्य में भी सभी के सहयोग और सहकार्य की जरूरत होती है, और उनका सहयोग और सहकार्य मिले तो यह काम आसानी से और समय पर पूरा होता है। इसी तरह विद्यालय में अगर वार्षिक उत्सव हो या किसी मेले का आयोजन हो, तो सभी अध्यापक और विद्यार्थी मिलजुल कर काम करते हैं। सभी को विभिन्न समूहों में बांटकर कार्यक्रम से संबंधित अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और सभी के सामूहिक प्रयासों से ही कार्यक्रम
सफल होता है। अगला टॉपिक है शास्त्रीय संगीत। पहला, फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। रागदारी वाले गायन का अर्थ है भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपने इस पाठ में संगीत से जुड़े अनेक शब्दों को पढ़ा है। शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों की सहायता से इनके अर्थ और उदाहरण खोजकर लिखिए। तो जैसे राग भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वरों का एक ऐसा समूह है जो सुनने में सुंदर लगे और मन को आनंदित करे, वह कहलाता है राग। जैसे कि यमन राग, जय जयवंती राग। ऐसे ही अगला है सुर। संगीत, गायन या वाद्य यंत्र से निकलने वाली जो मधुर आवाज होती है, जो स्वर होते हैं, वो कहलाते हैं सुर। जैसे कि सारे ग म प ध नि सा, ये सुर है। अगला है बंदिश। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक निश्चित सुनियोजित और स्वर ताल से बंधी हुई जो मधुर रचना होती है, उसे कहते हैं बंदिश। जैसे कि राग यमन में बंदिश है ए री आ ली पिया बिन। अभंग महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय द्वारा भगवान विठल की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति परक पद या छंद को अभंग कहते हैं। अगला है सोहर। घर में संतान के जन्म या उसके उत्सव पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला मांगलिक या बधाई गीत सोहर कहलाता है। फाग, होली और वसंत के उल्लास में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत, जिनमें अक्सर राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता है। वधावा जन्म या विवाह जैसे अवसरों पर बधाई देने के लिए गाए जाने वाले मंगल गीत वधावा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों से संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन रहा है। आपने पढ़ा कि भारत में त्योहारों पर फाग, धमार, सोहर, वधावा, छठ के गीत आदि गाने की परंपरा है। अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले ऐसे गीतों के विषय में अपने घर में पता कीजिए और एक गीत अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, यह आपको खुद करना है। अपने घर में अपने माता पिता से पूछकर विभिन्न त्योहारों या अवसरों पर गाए जाने वाले किसी एक लोकगीत को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला टॉपिक है, हम ऐसे भी बोलते हैं। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कुछ बोले सिर्फ नजरों या संकेतों से ही आपको समझा देता है? उस अनुभव के विषय में बताइए। तो देखिए, आपके घर में आपने देखा होगा आपकी माता या आपके पिताजी कई बार इशारों से आपको कोई बात समझा देते। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर आप बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो आपकी माँ या पिताजी ऐसी नज़रों से आपको देखती है कि उनके भाव को देखकर आपको समझ में आ जाता है कि अब आपको टीवी बंद कर देना चाहिए या मोबाइल पर खेलना बंद कर पढ़ने बैठ जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर कभी आप बाहर से खेलकर बहुत देर से घर लौटे, तो माता के हाव भाव को देखकर आप समझ गए कि उनको आपका देर से आना अच्छा नहीं लगा है और आपने उनसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से समय पर घर आएंगे। ऐसे ही आप कोई और भी अनुभव यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिना बोले संकेत भाषा में आपको कुछ समझा रहा है, तो वह आपके साथ और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? यदि कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा में कुछ समझाएगा, तो मैं बहुत धैर्य और जिज्ञासा से उनकी बात को समझने की कोशिश करूंगा। मैं उनके हाथों के इशारों और चेहरों के हाव भाव को ध्यान से देखूंगा और समझने का प्रयास करूंगा। उनके प्रति सम्मान की भावना रखूंगा। वहीं वो भी कोशिश करेंगे कि आसान संकेतों से और धीरे धीरे अपनी बात को मुझे समझा सके। अगला टॉपिक है सृजन, क्रिएटिव राइटिंग। अगर हम समय के चक्र टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाए, तो कल्पना कीजिए कि आपके पास टाइम मशीन है। 1940 से 50 के दशक में जाकर लता जी से मिलिए और उनके साथ बिताए गए एक दिन का वर्णन डायरी के रूप में लिखिए। उस समय की वेशभूषा, भोजन, संगीत आदि का वर्णन अवश्य कीजिए। आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिय डायरी, दिनांक 20 अगस्त 1949। आज टाइम मशीन मुझे सन 1949 में ले गई है। आज का दिन मेरे जीवन का एक विशेष दिन था, क्योंकि आज मैं महबूब स्टूडियो में लता जी से मिलने गई थी। लता जी नीली किनारे की सफेद साड़ी में बिल्कुल सादगी की मूरत लग रही थी। मैं बाहर इंतजार कर रही थी। आएगा आने वाला गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उनकी आवाज बहुत ही मधुर लग रही थी। रिकॉर्डिंग के बाद मैं लता
जी से मिली और संगीत के विषय में ढेर सारी बातें की। तभी खाने का समय हो गया। लता जी ने साथ में खाना खाने का बहुत आग्रह किया। मैं मना नहीं कर पाई। उनके बॉक्स में पारंपरिक मराठी भोजन था, वह बहुत स्वादिष्ट था। अगला टॉपिक है भाषा से संवाद, व्याकरण की बात। यहाँ पर हमें पाठ में आए मुहावरों के बारे में जानना है। मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश मुहावरा है। हाथ पसारना या फैलाना का अर्थ है कुछ मांगना या याचना करना। हाथों से जुड़े अनेक मुहावरे आपने पढ़े और सुने होंगे। ऐसे ही कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं। हाथ में आना का अर्थ होता है कब्जे में आना, जैसे बहुत कोशिशों के बाद चोर पुलिस के हाथ आए। या फिर हाथ का मेल होना मतलब आसानी से मिलने वाली वस्तु, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि राजेश के लिए यह घर खरीदना हाथ का मेल है। हाथ से हाथ मिलाना मतलब समझौता करना। तो अध्यापकों के समझाने पर दोनों गुटों के विद्यार्थियों ने हाथ से हाथ मिला लिया। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। कल की पार्टी में नौकरों ने बहुत सी चीजों पर हाथ साफ कर लिया। हाथ से निकल जाना, नियंत्रण में ना रहना। शराब पीने के कारण वह हाथ से निकल गया, या फिर मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे तो यह साल हाथ से निकल जाएगा। हाथ धोकर बैठना मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या अवसर को हमेशा के लिए खो देना। हमेशा शक करने की आदत के कारण वह अपनी पत्नी से हाथ धो बैठा। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।